स्वागत है आप सभी का कैरियर प्लस यूट्यूब चैनल में। मैं नीरज निमल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज हम आपको इस सेशन का सेकंड वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पहले हम आपको कल एक वीडियो दिया था, आज फिर पुनः आपको एक वीडियो दे रहे हैं। और हमारा आज भी विषय हिंदी विषय ही रहेगा, क्योंकि हम कम से कम एक साथ दो वीडियो अवेलेबल कराते हैं आपको एक ही सब्जेक्ट के, फिर सेकंड सब्जेक्ट लेते हैं, अदर सब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी विषय का कल हमने पहला वीडियो दिया, आज उसका सेकंड वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आज के क्वेश्चंस भी आप लोगों को पसंद आएंगे, क्योंकि कल आप लोगों की तरफ से जो रिप्लाई कमेंट्स मुझे प्राप्त हुए तो मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई। ठीक है, तो चलिएगा आज पुनः आपके सामने रखते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए हुए बिना। पहला प्रश्न है कि हलंत के प्रयोग से वर्ण या अक्षर आधा या पूरा दोनों में से क्या होता है। जब हम हलंत का प्रयोग करते हैं किसी भी वर्ण के पीछे, तो उस वर्ण की कंडीशन क्या बन जाती है, वह अक्षर कैसा हो जाता है, वो पूरा बोला जाता है कि आधा बोला जाता है। तो सही जवाब हमारे प्रश्न का होगा आधा बोला जाता है। जब हम किसी भी वर्ण में हलंत का प्रयोग करते हैं तो उस वर्ण की जो साउंड है वो आधी हो जाती है। ठीक है, जैसे फलम, अब फलम नहीं बोलकर इसको फलम बोलेंगे, फलम है ना। स्वागतम, मतलब आवाज़ हमारी दब जाती है, अर्थात वो आधा अक्षर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात करूँ, आपके सामने रखा हुआ है कि माँ और मैं वर्ण अक्षर पूरा अथवा आधा किस रूप में पाया जाएगा। मैं में माँ वर्ण अक्षर पूरा अथवा आधा किस रूप में पाया जाएगा, तो आधा रूप में पाया जाएगा, है ना। चलेगा, आगे है कि वंश अंश शब्द में किस चिन्ह का प्रयोग है। वंश और अंश शब्द जो दिए हुए हैं इनमें किस चिन्ह का प्रयोग है, आपको ये बताना है। तो करेक्ट होगा क्या, सही जवाब हमारे प्रश्न का होता है अनुस्वार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, याद कर लें इसको। अगर आपको याद नहीं है, आशा करता हूँ कि सभी को क्वेश्चन का आंसर राइट पहले से याद होगा। देखिए, समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा को कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत भाषा को समस्त भाषाओं, सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है कि प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमारा सन 2016 में आ भी चुका है और रिपीट क्वेश्चन होते हैं, तो याद रखेंगे। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पारलौकिक शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। आपको आपके सामने देखिए शब्द दिया है पारलौकिक, हमें इस शब्द का वर्ण विच्छेद करना है, अर्थात विच्छेद का मतलब होता है शब्दों को अलग अलग करना। तो यहाँ हमें वर्णों को वर्ण विच्छेद करना है ना, तो वर्णों को अलग अलग करना होगा। पारलौकिक शब्द दिया हुआ है, तो पा में जब हम सबसे पहले तोड़ेंगे, इसको विच्छेद करेंगे, तो पा हमारा प हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे से मात्रा हटाई जाएगी, मात्रा फिर लगेगी आ, फिर र सिंगल आएगा, है ना, र, फिर उसके पीछे क्या आता अ, ठीक है ना, फिर ल, फिर आओ, फिर क, फिर ई, फिर क अ। इस प्रकार से हम इसको वर्ण विच्छेद करते हैं। करेक्ट। अभी क्योंकि इस अवस्था में ना ये आधा हो गया है ना, आ लग करके पूरा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न दिया है कि हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म कब और कहाँ हुआ था। आपको हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म बताना है। जन्म से संबंधित, रचनाओं से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, तो याद रखें ये प्रश्न हमारा सन 2017 में आया था। ठीक है, तो हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म उज्जैन जिले की देवास तहसील के गाँव में हुआ था। और कब हुआ था, 1892 में हुआ था। कब हुआ था, 1892 में। देखिए एक साथ यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। कहाँ पर हुआ था, तो आप लिखेंगे देवास तहसील के गांव में हुआ था, उज्जैन जिले की। कब हुआ था, तो 1892 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट। चलिए आगे लेते हैं। देखिए, आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छे लगते हैं ना, तो वीडियो को लाइक करना तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, कमेंट्स करके मुझे लवली कमेंट्स करके बताते रहें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक एजुकेशन पहुंच सके। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डॉक्टर
विद्यानिवास की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? हमें डॉक्टर विद्यानिवास की प्रमुख रचनाओं के नाम बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए निबंध संग्रह के बारे में दिया पहले। निबंध संग्रह कौन कौन से हैं डॉक्टर विद्यानिवास के? संचारणी, परंपरा बंधन, दूब, अक्षत, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मैंने सिल पहुँचाई, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, तुम चंदन हम पानी, चितवन की छां, कदम्ब की फूली डाल आदि। ये सभी क्या है? निबंध संग्रह हैं। किसके? डॉक्टर विद्यानिवास के। आगे शोध के बारे में बात करेंगे, इनके कौन कौन से शोध हैं। तो पाणिनीय व्याकरण की विश्लेषण पद्धति पर इन्होंने शोध किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे है देखिए साहित्य की चेतना, है ना, साहित्य की चेतना इन्होंने लिखा। और इनकी क्या रचना है? भाषा विज्ञान में हिंदी की शब्द संपदा, रीति विज्ञान आदि आदि। ठीक है, ये हो जाता हमारा प्रश्न। अब आगे क्वेश्चन दिया है, देखिए ये प्रश्न हमारा 1 नंबर में आता है। प्रश्न थोड़ा बड़ा करके दिया है क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन एक साथ समाहित हैं, तो आप इसको पढ़ लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलने की संभावनाएं रहती हैं। हरिशंकर परसाई कौन थे? हमें यह बताना है सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न में कई प्रश्न एक साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें कई क्वेश्चन एक साथ याद करने। हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। पहला आ जाता है कि हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लिखेंगे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। 1 नंबर हो जाता है। वे क्या कौन थे? वे प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। कन्फर्म। उन्होंने अपने यथार्थ व्यंग्य में घूसखोरी, जो उन्होंने व्यंग्य किए थे ना, उसमें क्या घूसखोरी के बारे में, स्वार्थ, भ्रष्टाचार आदि पर चुटीली भाषा में व्यंग्य किया था, है ना। व्यंग्य का मतलब होता है एक प्रकार से मजाकिया तौर पर बोलना, है ना। तो और पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, जैसे उनके दिन फिरे, निठल्ले की डायरी, तट की खोज, ये सभी उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। एक प्रश्न हो जाता है कि हरिशंकर परसाई की प्रमुख पुस्तकों के नाम बताओ। 1 नंबर में आ जाता तो आप नाम लिख देंगे, तट की खोज, निठल्ले की डायरी, है ना, जैसे उनके दिन फिरे। तो 1 नंबर यहाँ पर हो जाता है। 1 नंबर कौन थे, ये हो जाता है। 1 हो जाता है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था। इस प्रकार से 3 प्रश्न एक साथ में जुड़े हुए हैं। 3 में से कोई भी प्रश्न आता है तो आशा करता हूँ कि आप उस प्रश्न को अवश्य कर करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर करेंगे डिस्कस। वियोगी हरि का साहित्यिक परिचय दीजिए। आपको वियोगी हरि का साहित्यिक परिचय बताना है ना। लिटरेचर के बारे में बताएंगे हम। किसके बारे में? वियोगी हरि जी के बारे में। देखिए सबसे पहले इनके जन्म स्थान कहाँ है और कब हुआ था जन्म। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पर ये भी बन जाता है। वियोगी हरि का जन्म सन 1896 ईस्वी में छतरपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ था। सन 1932 में ये साहित्य साधना से हटकर हरिजन सेवक संघ अर्थात गांधी स्मारक विधि और भूदान आंदोलन से क्रमशः जुड़ गए थे। वियोगी हरि हरिजन सेवक संघ और गांधी स्मारक विधि और भूदान आंदोलन से जुड़ गए थे। ठीक है, हरिजन सेवक संघ में थे पहले, वहाँ से हट गए थे। अब आपकी अर्थात वियोगी हरि, प्रेम शतक, प्रेमांजलि, वीर हरदौल छदम, योगिनी, मेरा जीवन प्रवाह, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अब इनका देहावसान कब हुआ था? मई 1988 में इनका देहावसान हो गया था। देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन एक साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन का आंसर अवश्य दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटी न जाके पाँव बिवाई, सो का जाने पीर पराई। ये देखिए बहुत ज़्यादा प्रचलित कहावत है ना। ये 2017 में प्रश्न आया भी था। फटी न जाके पाँव बिवाई, सो का जाने पीर पराई। अब हमें यहाँ पर बताना इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, जिसके पैरों में विवाई अर्थात दरार, विवाई किसको कहते हैं? जो एड़ी में दरारें पड़ जाती हैं उन्हें विवाई कहा जाता है। और इस कारण जो पीड़ा होती है, जब हमारे पैरों में अगर एड़ी हमारी फट जाएंगी, है ना, तो वहाँ पर पीड़ा तो होगी, हमें दुख होगा। तो उस पीड़ा को अन्य कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता। उसी प्रकार दुखी या पीड़ित व्यक्ति का दुख कोई अन्य नहीं समझ पाता। मतलब फटी न जाके पाँव बिवाई, जिसके पैर में कभी बिवाई न फटी हो, जिसके पैर में कभी एड़ी में दरार नहीं आई हो, सोका जाने पीर पराई, तो उसको क्या पता दूसरे के पैरों में दर्द कितना होता होगा। जिसके अर्थात जो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हुआ, तो वह पीड़ित व्यक्ति की
दुख के बारे में उसको नहीं पता होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं। और जो क्वेश्चंस पहले आए हैं ना 17 के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 20 में आने की भी संभावना इन प्रश्नों की रहती है। देखिए अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। यहाँ पर आपको अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण बताना है। सबसे पहले उसकी परिभाषा डेफिनेशन क्या होती है अनुप्रास अलंकार की, ये कन्फर्म कर लेते हैं। देखिए जहाँ एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर एक ही वर्ण दो बार या दो से अधिक बार आ जाता है, आवृत्ति हो जाती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, है ना। चारू चा, चंद्र चा, चंचल, मतलब इसमें च जो वर्ण है ना वो एक बार से अधिक बार आया है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। कन्फर्म। चलिए आगे करेंगे बात। आकर्षण, कृतज्ञ, जागृत व मुक्ति शब्दों के विलोम लिखिए। आपको यहाँ पर बताना है आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है। आपको बताना होगा कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है। आकर्षण का मतलब होता है अट्रैक्शन से, अर्थात इसका विलोम होगा, इसका अपोजिट जो वर्ड होगा प्रतिकर्षण कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञ का जो अपोजिट होगा, विलोम होगा, कृतज्ञ होगा। जागृत का क्या होगा, सुषुप्त होगा। नेक्स्ट है मुक्ति। अब मुक्ति का क्या हो जाता है, बंधन हो जाएगा। ठीक है, तो विलोम शब्द भी आपको आ सकते हैं, आप अपनी तैयारी कंप्लीट रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। जो अपने से उत्पन्न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। आपको जो अपने से उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द लिखना है। क्या लिखेंगे आप, उसके लिए एक शब्द, अर्थात शब्द समूह के लिए एक शब्द की बात कर रहा हूँ, तो शब्द होगा स्वयंभू। जो अपने से अर्थात स्वयं से उत्पन्न हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्वयंभू बोलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा बीटीसी के 2017 के एग्जाम में आया था और क्वेश्चन के रिपीट होने की पूरी संभावनाएं हैं। कन्फर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्षय। आपने देखा अक्षय जो वर्ण होता है ये संयुक्त वर्ण की श्रेणी में आता है। अब हमें ये कन्फर्म करना है, ये प्रश्न हमारा कभी कभी टैट एग्जाम में भी आ जाता है अक्षय के ऊपर, कि अक्षय संयुक्त वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है, आपको यहाँ पर ये बताना है। ये प्रश्न भी हमारा सन 2017 में आ चुका है। तो ये अक्षय जो वर्ण होता है वह क और श है ना, षटकोण वाला श, इन दोनों के मिलने से अक्षय वर्ण बनता है। कन्फर्म हो जाता है। 1 नंबर का प्रश्न है, टैट तक आपके पीछा करेगा ये प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। निराला जी की प्रमुख काव्य रचना कौन कौन सी है। आपको बताना कि निराला जी की प्रमुख काव्य रचना कौन कौन सी हैं, तो आप नाम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए गीतिका तुलसीदास, यहाँ पर कभी भ्रम में न पड़ना, तुलसीदास निराला जी की लिखी हुई कविता है या रचना है। अनामिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, अर्चना, परिमल, आराधना, गीत कुंज, नए पत्ते, अपरा, ये सभी निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं, तो आप लोग रचनाओं से संबंधित, जन्म स्थान से संबंधित प्रश्न अवश्य तैयार करें, क्योंकि इनमें से प्रश्न अवश्य बनते हैं। ठीक है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है ये तो आपको अवश्य बताना होगा। तो अब हम कल बात करेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट सब्जेक्ट में। तब तक के लिए चाहूँगा अनुमति। अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियो तो लाइक करना न भूलें, शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट्स करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।